3 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है और पूरी दुनिया में करोड़ों मरीज इसके हैं, जिसके बारे में वर्ड ऐसा बना दिया गया है कि लोगों का ये मानना है अस्थमा कभी ठीक नहीं होता है। लोगों का ये मानना है कि एस्थमेटिक दवाइयाँ ज़िंदगी भर चलती हैं, हमेशा पफर यूज़ करने पड़ते हैं और हमेशा एलोपैथिक डॉक्टरों के कंसल्टेशन में रहना पड़ता है, जबकि ऐसा एकदम नहीं है। यदि आप हमारे बताए गए उपायों को और अपना पेशेंस लेवल बनाए रखे तो अस्थमा कम्प्लीटली ठीक हो सकती है। आपके विल पावर की ज़रूरत है। बने रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामिया होम्योपैथी की तरफ से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है हमारे एयरवेज का, जिसमें मल्टीपल स्टिमुलाई के प्रति हमारा ट्रैकियोब्रोंकियल ट्यूब का जो रिस्पॉन्सिवनेस होता है वो बढ़ जाता है, एक्सेगरेट कर जाता है। इस कंडीशन को हम अस्थमा कहते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये पूछना है कि सर अस्थमा में कौन सा ट्रीटमेंट ठीक रहेगा, एलोपैथिक या होम्योपैथिक। कुछ लोगों का ये पूछना है कि सर क्या एलोपैथिक दवाइयों के साथ होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं। कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं कि क्या होम्योपैथिक दवाइयों से अस्थमा कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। कुछ लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि क्या एलोपैथिक दवाइयों को सपोर्टिव मेजर्स के तौर पे यूज़ करना चाहिए। आज के अपने इस वीडियो में आपके इन सारे सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा, और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि आपको उस मेडिकल इमरजेंसी के बारे में अवेयर कर सकूँ जिसमें आप होम्योपैथिक दवाइयों को ट्राई नहीं करेंगे। नॉर्मल अस्थमा जो होता है वो एलर्जिक और नॉन एलर्जिक दोनों तरह का होता है। हमारा जो अस्थमा के ठीक करने का जो प्रोसीजर होता है वो, जैसा कि आपने ये बात अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई कि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है वो हमारे बचाव के लिए होता है, लेकिन जब उसका रिस्पॉन्स एक्सेगरेटेड फॉर्म में होता है, यानी कि अनकंट्रोल हो जाता है, तो वो अस्थमेटिक फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है। एक एलर्जेंट हमारे बॉडी के अंदर गया, वहाँ मैक्रोफेजेस या फिर जो हमारे प्रोटेक्टिव सेल्स हैं उसको ट्रैप करती हैं, और ट्रैप करने का मतलब ये होता है कि उससे बचाया जा सके। एक फॉरेन पार्टिकल बॉडी में गया और उससे बचाने के लिए सारे प्रोसीजर शुरू हुए, लेकिन अल्टीमेटली मास्ट सेल स्टिमुलेट होती है और जिसकी वजह से IgE इम्यूनोग्लोबिन रिलीज होना शुरू होता है। इसके रिलीज होते ही ये कंडीशन प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाती है। यानी कि यदि आपको अस्थमा का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस करना है तो ब्लड रिपोर्ट में आपको IgE को ट्रैक आउट करना है। यदि ये एलिवेटेड फॉर्म में है तो दैट्स मीन आप अस्थमेटिक हैं। दूसरी बात, जब आप साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे तो अस्थमा के नॉर्मल साइन और सिम्टम क्या होंगे। आपको डिस्निया होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। आपको वीजिंग यानी कि अंदर आवाज़ें आएंगी चेस्ट में, वो स्टेथोस्कोप से मालूम चलता है। बहुत ज़्यादा कफिंग भी हो सकती है। इसके अलावा यदि बहुत कॉम्प्लिकेट होगा तो साइनोसिस भी हो सकती है। तो ये ढेर सारे सिम्टम्स हैं जो एक अस्थमेटिक पर्सन फील करता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि लोग पूछते हैं कि एलोपैथिक दवाइयाँ और होम्योपैथिक दवाइयों को साथ में चला सकते हैं, या फिर कब आपको एलोपैथिक दवाइयों की ज़रूरत होगी। मैं अपने होम्योपैथिक कलीग से ये बात बोलना चाहूँगा कि स्टेटस अस्थमैटिकस के केस में गलती से आप होम्योपैथिक दवा नहीं यूज़ करेंगे। ये एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जो जानलेवा होती है, यानी कि अस्थमेटिक कंडीशन का वो एक्सेगरेटेड फॉर्म जहाँ साइनोसिस डेवलप हो जाएगी, सीवियर डिस्निया होगी, मतलब मुंह खोल के सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा सीवियर ट्रैकिकार्डिया होने लगेगी, मरीज बेचैन हो जाएगा, ग्रैस्पिंग रिस्पिरेशन होने लगेगी, मुंह खोल के ज़बरदस्ती सांस लेने की कोशिश की जाएगी और अल्टीमेटली वो फ्रूटफुल नहीं होगा। इस कंडीशन को मैं अपने होम्योपैथिक कलीग से बोलूँगा कि वो गलती से इस तरह के केसेस को न ले, वो इमीडिएटली एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास रेफ़र कर दें, जहां उनका नेबुलाइजेशन करवाया जाए या फिर उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाए जो एलोपैथिक मीन से किया जाता है स्टेटस अस्थमैटिकस के केस को मैनेज करने के लिए। अब बेसिक बात पे आते हैं कि क्या अस्थमा ठीक होता है। नाम इतना बड़ा दे दिया गया है कि जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी आप यदि डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, आपके बच्चे को यदि शुरू हुआ, चाहे किसी एडल्ट को शुरू हुआ, तो अस्थमा एक इतना बड़ा टर्म है जिसमें बता दिया जाता है कि कभी ठीक नहीं होता है, जबकि ये टोटली गलत है।
लोगों से ये बताया जाता है कि आपको हमेशा पफर पे रहना पड़ेगा और ज़िंदगी भर उसे लेना पड़ेगा, ये भी गलत बात है। स्टेटस अस्थमैटिकस की कंडीशन के अलावा जितने भी अस्थमा के केसेस होते हैं उसमें सेफर साइड में विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट होम्योपैथिक दवाइयों से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरत यह है कि हम उस कंडीशन को मैनेज करने के लिए इक्विप्ड हैं या फिर हमारी नॉलेज क्या इतनी परफेक्ट है कि हम उस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात को जानने की है कि क्या हमारी नॉलेज इतनी परफेक्ट है कि हम अस्थमैटिक कंडीशन को कंप्लीटली ठीक कर सकें। सबसे ज़रूरी चीज़, होम्योपैथी में अस्थमा ठीक करना क्या पॉसिबल है? मेरा जवाब हाँ। दूसरा सवाल, कब और कैसे? इसका जवाब ये है एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। जब आपकी डायग्नोसिस बनती है आप इमीडिएटली किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेशन में आ जाइए, उतनी ही उस केस की प्रोग्नोसिस अच्छी होती है और आप आने वाले फ्यूचर में पफर और बाकी दवाइयों से हमेशा के लिए बच सकते हैं और आपकी अस्थमा हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। उसमें भी होम्योपैथिक दवाइयों की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक टाइम बीइंग के कोर्स में आपकी अस्थमा ठीक हो चुकी होगी और इसके अलावा आपको बाकी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं। जब लोग बोलते हैं एलर्जेंट के बारे में, ट्रिगरिंग फैक्टर के बारे में, तो मेरा उन लोगों से यही सवाल होता है कि क्या ये ट्रिगरिंग फैक्टर और ये एलर्जेंट सबके ऊपर इक्वली इफेक्ट करते हैं? जवाब है नहीं। तो फिर उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर क्यों इफेक्ट करते हैं और उस पर्टिकुलर पर्सन को उस इफेक्ट से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लोग बोलेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्या हम इससे बच सकते हैं? होम्योपैथी में इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं कि यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री एस्थमेटिक है तो ड्यूरिंग द गेस्टेशनल टाइम यानी प्रेगनेंसी के टाइम यदि फीमेल को वो 3 दवाइयाँ दे दी जाएँ तो वो सिक्वली टूट सकती है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। दूसरी बात, मेन मुद्दे पे आते हैं। स्टेटस अस्थमैटिकस के केस में एलोपैथिक मैनेजमेंट मस्ट है, बिना उसके आप नहीं चल सकते हैं। जब अस्थमा का एग्जैगरेटेड फॉर्म आता है तो समय समय पे आप एलोपैथिक दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स कंसल्टेशन। अदरवाइज नॉर्मल केस में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से अस्थमा कम्प्लीटली ठीक हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें क्या रिक्वायरमेंट है? हमें उस आदमी के अस्थमेटिक कंडीशन में कंप्लीट सिम्टम्स और साइंस की ज़रूरत होती है। हमें ज़रूरत होती है उस पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री की। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि अस्थमा गैस्ट्रिक अस्थमा भी होता है, इमोशनल अस्थमा भी होता है, कार्डियक अस्थमा भी होता है। तो ये हमें सारी हिस्ट्री चाहिए कि अस्थमा किस तरह का है। दूसरी चीज़, वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो इस अस्थमा के एपिसोड्स को प्रेसिपिटेट करते हैं। दैट में बी वेदर चेंज, दैट में बी डस्ट, दैट में बी एक्सेसिव सन एक्सपोजर, दैट में बी क्लाउड, दैट में बी इमोशनल प्रेसिपिटेशन ऑल्सो। तो मल्टीपल ऑफ द फैक्टर्स हैं जिससे आप अस्थमा को ट्रिगर होते हुए देखते हैं, लेकिन आप फैक्टर्स को तो नहीं चेंज कर देंगे ना। क्या विंटर्स के आने को आप रोक सकते हैं? वेदर के चेंज को आप रोक सकते हैं? बाकी जो सिनेरियो चेंज हो रहे हैं उसको रोक सकते हैं? नहीं। तो दिक्कत वेदर में नहीं है, दिक्कत एलर्जेंट में, दिक्कत आपकी बॉडी में है। तो जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो वेदर को नहीं है, वो आपकी बॉडी को है। इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जब भी किसी एलर्जिक अस्थमा चाहे किसी भी अस्थमेटिक पर्सन को दी जाती है तो वो उसे कंप्लीटली ठीक करती है। क्योंकि हो क्या रहा है, दिस इज़ द हाइपर या एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। और जैसा कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है, जिसने न देखा हो वो एलर्जिक राइनाइटिस वाला वीडियो देख लेगा। इस हाइपर रिस्पॉन्स को, या फिर हम यूँ बोलें कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो वन वर्ड में एक रेगुलेटरी मेडिसिन है, वो हाइपर फंक्शन को भी नॉर्मल करती है और हाइपो फंक्शन को भी नॉर्मल करके एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब मेंटेन हो जाएगी तो आपका जो एग्जैगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो बार बार ट्रिगर नहीं करेगा। यानी कि हमें अपनी होम्योपैथिक दवाइयों से उस इम्यून रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करना है। और बिलीव करिए, होम्योपैथिक मेडिसिन से अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर हो ही नहीं सकता जो कि कहीं भी कोई साइड इफ़ेक्ट ना पैदा करे। ब्रोंकियोडायलेटर्स, एंटी एलर्जिक, एंटीहिस्टामिनिक,
या फिर ढेर सारी एंटी वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो पर्टिकुलर कंडीशन को तो मैनेज कर लेती हैं, लेकिन लंबे टाइम तक यूज़ नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि लंबे टाइम तक यदि आप पफर का यूज़ करेंगे तो परमानेंट ब्रोंकियोडायलेशन हो जाएगा, ट्यूब की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। तो ये ढेर सारी जो फार्मा कंपनी फैला के रखी है कि बिना इसके ज़िंदगी में चल नहीं पाएंगे, बहुत सेफ़र साइड की ड्रग है, ये है वो है, ये आपको भी मालूम है। आप नेट पे जाके उसका साइड इफ़ेक्ट पढ़ लीजिए, चाहे कंपनी की वो जो बुक आती है उसको ज़रूर पढ़िए। हमें कंप्लीट साइन और सिम्टम्स की ज़रूरत होती है, हमें मरीज़ के जनरल सिम्टम्स की ज़रूरत होती है, हमें मरीज़ के मेंटल सिम्टम्स की ज़रूरत होती है। हमारे पास एक फॉर्मेट है अस्थमैटिक मरीजों के लिए, हमने एक फॉर्मेट बनवा रखा है। ज़्यादातर जो हमारे मरीज अस्थमैटिक हैं उनको हम वो फॉर्मेट फिल करने के लिए दे देते हैं। एक क्वेश्चनियर है, उस फॉर्मेट को फिल करने के बाद से हम उनके कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करते हैं। दो चीज़ें हैं, जैसे अभी कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हर आदमी के बस की बात नहीं है, सारे होम्योपैथिक डॉक्टर अस्थमा को नहीं मैनेज कर सकते हैं। क्यों? दिस इज़ द एक्सपीरियंस बेस्ड। वाई? बिकॉज इनिशियल लेवल पे आपको समझ में आता है कि कौन कौन सी दवाइयाँ काम करती हैं, फिर आगे चल के ये समझ में आने लगता है कि एक्यूट कंडीशन को कैसे आप मैनेज करेंगे, क्रॉनिक कंडीशन को कैसे मैनेज करेंगे। वास्तव में होम्योपैथी इज़ जस्ट लाइक अ क्रिकेट गेम। सारे बॉल्स को आप सेम तरीके से नहीं खेल सकते हैं, आपको एक्यूट मैनेजमेंट आना चाहिए। एक्यूट कंडीशन में मेडिसिन एकदम चेंज हो जाती है, पोटेंसी सडनली चेंज हो जाती है। जब सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही होती हैं तो ऐसे कंडीशन में मेडिसिन की मात्रा बहुत कम होती है और मिनिमम मेडिसिन से मैक्सिमम रिजल्ट लिया जाता है। वेट एंड वॉच का हमारे पास टाइम होता है। यदि मरीज के पास पेशेंस है और यदि वो अपने डॉक्टर को टाइम दे सकता है, अपने डॉक्टर को कंप्लीट हिस्ट्री दे सकता है, अपने डॉक्टर को वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो उसकी हिस्ट्री के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट हो, तो बिलीव मी, अस्थमा इज़ कम्प्लीटली क्योरेबल बाय होम्योपैथिक ड्रग्स। आई विल लाइक टू करेक्ट माई स्टेटमेंट। Asthma can be completely cured by homeopathic remedies and there will be no alternative option to cure asthma beside these remedies. So होम्योपैथी के ऊपर फेथ बनाए रखिए और दिमाग से एक भ्रम को निकालिए कि अस्थमा कभी ठीक नहीं होता है। कुछ डाइटरी प्रिकॉशंस, कुछ नॉर्मल प्रिकॉशन फॉलो करने पड़ते हैं। यदि इन प्रिकॉशंस को फॉलो कर लीजिए, आप ज़िंदगी भर के लिए अस्थमा नाम की खतरनाक बीमारी जिसे बना दिया गया है उसे आप ठीक हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 मई को हम लोग वर्ल्ड अस्थमा डे बनाते हैं और पूरी दुनिया में करोड़ों मरीज अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं। हवा दूषित हो गई, पर्यावरण दूषित हो गया, हमारा मन भी दूषित हुआ, हमारा तन भी दूषित हुआ और इन सारे दूषित इन्वायरमेंट्स की वजह से और दूषित एलिमेंट्स की वजह से हम सभी लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। एनवायरनमेंट तो आप ठीक नहीं कर सकते, इंटरनल एनवायरनमेंट अपनी बॉडी का ठीक कर सकते हैं आप। इंटरनल एनवायरनमेंट को ठीक करिए, अस्थमा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा होम्योपैथी से।